अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डॉक्टर जमील के साथ पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने क्लाइमेडिया सिटासिस जो है उसके बारे में बात की थी, बट वो तफसीलन वीडियो नहीं थी, उसमें थोड़ा सा शोर भी था। तो हमें रिक्वेस्ट की गई थी कि हम उस पर ज़रा एक डिटेल वीडियो बनाएं। तो आज सारी की सारी जो डिस्कशन है या एक्सप्लेनेशन है वो डॉक्टर साहब करेंगे और मैं खामोशी से इनको सुनूंगा या कोई एक दो सवाल बीच में करूंगा। तो अब मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना तारुफ भी करवाएं और फिर बताएं कि वो ये जो कर रहे हैं रिसर्च, और फिर इसके बारे में, डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल इंट्रो दें हमें। जी डॉक्टर साहब। जी थैंक यू सो मच जी यासिर भाई, आपने टाइम निकाला। जी जी बिल्कुल। तो बेसिकली आई एम डॉक्टर जमील अहमद। मेरा एमफिल स्कॉलर हूँ मैं। मेरा जो है क्लेमीडिया सिटासी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, इस पे काम है और ये मेनली फैंसी बर्ड्स का, बाकी ये और भी एनिमल्स को इफ़ेक्ट करती है, परिंदों को इफ़ेक्ट करती है, लेकिन मेनली जो है मेरी जो है ना वो फैंसी बर्ड्स पे इसकी आइडेंटिफिकेशन है, मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन बेसिकली इसकी है, वो थ्रू पीसीआर के थ्रू हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो इस सिलसिले में जो है बेसिकली हमारे पाकिस्तान में फैंसी बर्ड्स का जो है ना अभी इतनी पीक नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा ऐसा लोग जो है ना वो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसमें जो चीज़ है फैंसी बर्ड से हम थ्रू अब्रोड इसकी जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके तो हम इससे काफ़ी ज़्यादा इसकी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस पे काम हो रहा है, ज़ोरों शोरों से हो रहा है और माशाल्लाह काविश है काफ़ी यासिर भाई की, जो इसमें जो है वो काफ़ी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये स्टार बन के इसमें उभरेंगे। सर आपके बगैर तो स्टार नहीं ना बना जाएगा। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं, आप हमारी जो है काविश इनके साथ है। तो बाकी क्लेमीडिया सिटासी बेसिकली एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो ये इफ़ेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफ़ेक्ट करता है बर्ड्स में, फैंसी बर्ड्स में। और ये मोस्टली जो है ये जो फैंसी बर्ड्स हैं उनमें ये इफ़ेक्टिव है, ये पाया जाता है, इनकी आउटब्रेक होती है। ये यूरोप, ये इस पर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, यूएसए में काफ़ी काम हुआ है इस पर, मसलन कि इनकी आउटब्रेक देखी गई हैं। ये 90s में जो है उसमें काफ़ी 1990 में इसमें काफ़ी आउटब्रेक देखी गई है, लेकिन इस पर उन्होंने काम किया, उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया, तो उसके थ्रू जो है ना इन्होंने उस पर काबू पा लिया। तो हमारे पाकिस्तान में इसके बारे में कोई ख़ास कोई इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई इसकी मसलन कि कोई इस पर काम नहीं हुआ। हाँ, एक फैसलाबाद में रिसर्च हुई थी, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में इस पर रिसर्च हुई थी, लेकिन वो भी इतनी को ख़ास हद तक नहीं हुई। तो इस पे जो है ना, इसलिए मैंने इस पे काम स्टार्ट किया ताकि इसके बारे में हम डिटेल में इसकी रिसर्च करके, इसके आइडेंटिफिकेशन करके हम बता सकें कि इसका पाकिस्तान में ये प्रेवलेंट है या नहीं है। तो इस पे सैम्पलिंग की मैंने और इस पे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। इसकी ये मेन चीज़ है, इसमें जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स ये होते हैं कि ये बर्ड्स के जो है इस पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है, जिससे बर्ड्स की जो है वो रिस्पिरेशन रेट और इसकी ये चीज़ें जो है ना ये इफेक्ट होती हैं। और बर्ड्स विद इन मसलन के विद इन 2 to 3 डेज़ ये इसकी डेथ हो जाती है। और ये आउटब्रेक बड़ी स्पीड किस्म की होती है कि पूरे का पूरा फ्लॉक इससे इफेक्ट होता है। इससे बाकी बर्ड्स की जो है हेल्थ पे काफ़ी इश्यूज आते हैं और फीड हो जाता है, और इससे ये मसाइल पैदा होते हैं। जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफिकेशन थ्रू पीसीआर है, जो एक मतलब जो ऑथेंटिक इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इसकी सैम्पलिंग करके आइडेंटिफाई किया। अच्छा, अब मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब जो है पहले हमें सिम्टम्स का बताएं, और ताकि लोगों को क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो सके, ज़रा डिटेल में और आसान अल्फाज में बताइएगा। और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब जो है मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके बाद अगर कोई हमें सैंपल भेजना चाहे तो उसके लिए लोगों को बताएं कि सैंपल लेते किस तरह। तो पहले आप सिम्टम्स बताएं ज़रा आसान में, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो उनको ज़रा आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। तो पहले आप सिम्टम्स बता दें। हम इसके सिम्टम्स पे आते हैं। सिम्टम्स में इस पर 4-5 चीज़ें प्रोमिनेंट होंगी। सिम्टम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये इन्फेक्शियस एजेंट है तो इसमें इसका फीवर लाजमी होगा, बर्ड्स में फीवर होगा। उसके बाद जो है उसकी स्नीजिंग होगी, उसमें रिस्पिरेटरी साइंस होंगे, रिस्पिरेशन उसकी जो है वो रिस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, और लिथर्जिक होगा बर्ड। और बर्ड्स की जो है उसमें जो इस ये इंटेस्टाइन इफेक्ट करता है। इंटेस्टाइन में भी ये मसलन कि ये सिस्टमेटिक चलता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल इफेक्ट होता है। इंटेस्टाइन में जो है ना उसका फीकल बॉल जो होंगे वो मसलन कि येलो टू ग्रीनिश डायरिया होगा, उसका डायरिया भी इसमें आ जाएगा, इसमें फीवर्स भी होगा, इसमें रेस्पिरेटरी साइंस भी होगी। ओवरऑल बर्ड जो है ना इससे इफेक्ट होता है।
जिसमें बर्ड्स की जो है ना ऑफ फीड हो जाता है, बर्ड्स की जो है ना वो खाने की जो सही खा पी नहीं सकता, इस वजह से बर्ड्स, और विद इन 2 to 3 डेज, इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत कम है, विद इन 2 to 3 डेज बर्ड की डेथ हो सकती है। और ये फ्लॉक इफेक्ट करते हैं, मैंने जैसे पहले बताया, ये फ्लॉक इफेक्ट करता है। आउटब्रेक जब भी आती है ना तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा, और ये मेनली वेदर इसमें इफेक्टिव है, सर्दियों में ज़्यादा ये इफेक्ट होता है, सीजनली ये बैक्टीरिया ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस वजह से जो है ना इसके ये सिम्टम्स हैं। और एक और चीज़, ये बर्ड्स तक ही महदूद नहीं रहता ये जरासीम, ये जो पैथोजन है ये बेसिकली बर्ड्स से, इसका जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मसला है वो ये ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है। इसलिए फैंसियर को ये चीज़ बताना, उनको इस चीज़ के बारे में बताना कि ये सिर्फ बर्ड्स का मसला नहीं है, ये उनकी हेल्थ पे भी इश्यूज़ काज करता है। और ये इसको पैरट फीवर कहते हैं, मसलन कि ये पैरट से ट्रांसफ़र होके ये फीवर ह्यूमन साइड पे आता है। और पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इसमें आते हैं, जिसमें अगर एक जो फैंसियर है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, उसका इम्यून सिस्टम नहीं है सही, तो उस वजह से उसकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ होती यही है कि इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो अहम समझी जाती है। तो बाकी अगर फैंसियर को ये इफेक्ट करता है तो इस पर काफ़ी ज़्यादा आउटब्रेक्स, और ये यूरोप में इस जो इन्होंने फैंसियर, इस पर काफ़ी रिसर्च हुई, इस पर काफ़ी काम हुआ यूरोप में, इस पर काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को देखा। और जिन फैंसियर ने ये बर्ड्स रखे हुए थे उनमें काफ़ी ज़्यादा डेथ भी हुई, उनमें काफ़ी ज़्यादा मसलन की मौत हुई जिन्होंने ये परिंदे रखे हुए थे। तो ये काफ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस पैथोजन है यासिर भाई। अच्छा, आपने कुछ बातें की जिस तरह उनका शायद उनको समझ नहीं आई होगी, मैं एक्सप्लेन कर दूं। स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, कि परिंदा जो है आपका छींक रहा हो। दूसरा इन्होंने कहा जी इंटेस्टाइन, मतलब आंतों को भी इफेक्ट करता है, तो मोशन लग जाता है ग्रीन या येलो कलर का, सब्ज या पीले कलर का। उसके अलावा आपने एक और बात की थी, जो उसमें रेस्पिरेटरी का आपने कहा था कि रेट बढ़ जाता है, मतलब सांस तेजी से लेता है बर्ड, और बहुत बर्ड जो है बहुत ज़्यादा सुस्त भी हो जाता है। तो ये चीज़ें, और दूसरा टेल बॉगलिंग होती है कि बर्ड बैठा बैठा इस तरह टेल हिलाता रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने मेंशन की। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये इंसानों पे भी इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैंने ये सुना था कि जो लोग बर्ड्स रखते हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाता है, उनको सांस का दमे का मसला हो जाता है। अब हो सकता है उसमें फिर उन्होंने जब फर्दर किया हो, तो जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये ट्रांसफर हो जाता है, तो हो सकता है वो उसकी वजह से और वो उसको दमा समझ के ट्रीट कर रहे हो, लेकिन मसला कुछ और हो। तो थोड़ा सा इसको आप सीरियस लें। अब डॉक्टर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किस तरीके से सैम्पलिंग की जाती है इसकी, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ताकि अगर कोई हमें फैंसियर जो है वो अपने बर्ड का सैंपल देना चाहे तो हम उसको भी चेक कर सकें। लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि आपका जो सैंपल आएगा वो अगर विद इन 24 आवर्स हमें रिसीव हो जाएगा तो फिर तो वो सैंपल हमारे लिए यूजेबल है। लेकिन अगर वो 2 से 3 दिन बाद हमें रिसीव होगा तो वो सैंपल यूज नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और दूसरा ये कि आप लोग जो है सैंपल देने से पहले हमसे कांटेक्ट करें कि क्या हम उस दौरान वो प्रोसीजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर वक्त में रिसर्च चल रही होती, किसी वक्त हम सैंपल्स ले रहे होते हैं और बाद में वो प्रोसीजर चल रहा होता है। तो डॉक्टर साहब ज़रा सैंपल लेने का तरीका एक्सप्लेन कर दें। सैम्पलिंग के लिए बेसिकली जो चीज़ें आपको चाहिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो हेल्थ होगी उसको हम मद्देनज़र रखेंगे। उसमें आपको मास्क चाहिए, आपने मास्क लाजमी पहनना है, ग्लव्स होने चाहिए आपके पास, वो डिस्पोजेबल ग्लव्स हों या जो भी हों ग्लव्स। और तीसरी जो मेन चीज़ आती है सैम्पलिंग के लिए वो स्वैब होता है। जो स्वैब ये आम मिल जाते हैं आपको, मेडिकल स्टोर से भी मिल जाते हैं। आप उनको कहें कि हमें स्वैब देंगे, ओरल स्वैब दे दें, नेज़ल स्वैब दे दें, ये चीज़ें होती हैं। ये स्वैब फिर हम जो है उसको ओरली स्वैब भी लेते हैं और इसकी वेंट स्वैब भी लेते हैं, या इसको ओरल स्वैब जो है वो उसका मतलब ये है कि उसके हम मुंह के अंदर डाल के हाँ वहां से स्वैब लेते हैं। मतलब ओरल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने मुंह के अंदर डालना है और वापस निकाल लेना है, आपको उसके एटलीस्ट क्रॉप के अंदर डालना है, वहां से टच होकर वो बाहर आएगा तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो पिक करेगा। दूसरा आप बता रहे थे डॉक्टर साहब। हाँ, उसकी आइडेंटिफिकेशन ये होगी जब आप स्वैब लेंगे ना, उसके ओरल मुंह में अगर डालेंगे, उसके जो उसके ऊपर म्यूकस आ जाए, म्यूकस जब आ गया इसका मतलब है कि म्यूकस मतलब ये है कि कुछ मवाद, चिपचिपा मवाद लगा होगा उसके ऊपर। हाँ, और उस क्लिनिकल स्वैब में जब उसकी वेंट के अंदर आप उसको स्वैब को डालेंगे, रब करेंगे, तो उसके ऊपर भी मवाद आ जाएगा। ये इसका सैम्पलिंग मेथड अच्छा, है। और फिर क्वेकल डॉक्टर साहब जरा एक्सप्लेन कर दें। वेंट, हाँ, मतलब वेंट एरिया, जो वेंट जहाँ से बर्ड जो है वो अपना वेस्ट करता है, मतलब अपनी पॉटी निकालता है, फीसेस निकालता है, वहां आपने वो डालना है, लेकिन इस तरीके से डालना है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज नहीं कर देना। ये ना हो कि आप सैंपल लेते लेते उसकी सारा सिस्टम ही बाहर निकाल दें या अंदर जख्मी कर दें। तो ये ख्याल रखें। और उसका मतलब जो है वो
बैक साइड से सैंपल लेना है। तो क्योंकि हमारे इतने एजुकेटेड नहीं है और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है, तो इसलिए साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट आप कुछ बता रहे थे डॉक्टर साहब। हाँ, तो बाकी फीकल सैंपल्स भी इसके हो सकते हैं। अगर आप इस चीज़ पे हैं कि हम नहीं वेंट के लेते या ओरल स्वेब नहीं लेते, ये डेंजरस है या बर्ड्स को इफेक्ट करेगा, तो आप उसके फीकल सैंपल्स भी जो है वो हमें भेज सकते हैं। या मसलन कि आपने कहीं से भी टेस्ट करवाना है, यूवास है, लाहौर में आप हैं या कहाँ जहाँ भी हैं आपको, वहाँ मसलन आप फीकल सैंपल उसके फीकल बाल, लेकिन वो थोड़ा बहुत इसलिए होगा क्योंकि उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा उस पर टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये वाकई यही बर्ड है जिसका फीकल सैंपल हम ले रहे हैं, फीसेस ले रहे हैं, उसकी जो बीट कहते हैं उसको, जी बीट कहते हैं, हाँ वो ले रहे हैं। तो वो मसलन आपको किसी कंटेनर के अंदर रखना पड़ेगा, उसको बंद करके, फुली बंद करके। और ये पैथोजन काफ़ी ज़्यादा, ये तो हमें पता है ना, हम डॉक्टर्स हैं, एज अ वेटनेरियन हैं, जी जी, तो हमें इस चीज़ का जैसे भी काफ़ी पता है कि हमें ये इसको कहते हैं BSL-3 पैथोजन। BSL-3 पैथोजन मतलब है बायोसिक्योरिटी लेवल 3 होता है। बायोसिक्योरिटी लेवल 3 का मकसद ये है कि ये काफ़ी हाईली कंटेजियस है। ये मसलन कि ये नहीं है कि आम सा एक है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा एहतियात के साथ आपको हैंडल करना पड़ता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इशू, मसलन कि ये बहुत बड़ा इशू है। अगर ये फैंसियर आप लोग समझेंगे ना, ये इशू, ये मसला ये परिंदों तक नहीं है, बिल्कुल जब ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकता है तो फिर आपकी हेल्थ को जो इफेक्ट कर रहा है, ये कोई आम मसला नहीं है। जी जी, बर्ड फ्लू की तरह ये आ सकता है, बर्ड फ्लू की तरह ये मसलन के इफेक्ट कर सकता है। और यासिर भाई इसके बारे में आप देखें, मैंने ये पूछना था कि ये अगर सपोज कोई बर्ड मर जाता है और हमें उस पर डाउट है, तो क्या हम वो बर्ड भी एज अ सैंपल यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, जैसे वो बर्ड आप एज अ उसकी ऑटोप्सी करवा सकते हैं, नेक्रोप्सी करवा सकते हैं। वो हमारी लैब में फैसिलिटी यहाँ जंग में मौजूद है। जी जी, आप किसी वेटनेरियन को अप्रोच कर सकते हैं कि यार ये मसला कि ये वो सिम्टम्स उसको, वो वेटनेरियन उसको पता हो इस चीज़। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि वेटनेरियन बहुत कम ही ये बता रहा हूँ मैं, पाकिस्तान के अंदर ये लकीली मैं दूसरा बंदा हूँ जी जी, जो एज अ वेटनेरियन इस पे काम कर रहा हूँ, इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। बाकी किसी ने काम नहीं किया। बाकी वो मसलन के वो चले जाते हैं एनिमल्स में चले जाते हैं, या पेट्स में चले जाते हैं, पेट्स में चले या फिर पोल्ट्री में आ जाते हैं। हाँ, पोल्ट्री में आ जाते हैं। तो ये मैं एवियन के अंदर नहीं, एवियन के अंदर मसलन के ये प्रॉपर जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। हमें अप्रोच कर सकते हैं। या मसलन को फैंसियर को अच्छा है जिसको ये पता है कि ऑर्गन्स की किस तरह कंसिस्टेंसी होती है, ऑर्गन्स की किस तरह इन्फॉर्मेशन होती है, उसको अगर पता है ऑर्गन्स मसलन के जो उसके अज़ा होते हैं उसके जिस्म के अंदर, जी जी, जो उसका लंग्स होते हैं या उसके मसलन के लीवर होता है, वो अगर सही तरह चेक कर सकता है, जी जी, सही है, उसको आप अप्रोच करें या हमें अप्रोच करें, या हमें आप वो सैंपल्स बर्ड पूरे का पूरा हमें जो है वो पैक करके भेज दें। हम उसको ऑटोप्सी करेंगे, हम उसको चेक करेंगे, उसकी सारे ऑर्गन को चेक करेंगे, उसकी बाकायदा हम स्लाइड्स बनाएंगे। स्लाइड्स होती हैं वो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड्स होती हैं, उस पे काम भी वो भी मैंने अभी बनाई है। जी जी, वो मसलन कि वो भी हमारे पास फैसिलिटी है। हम हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड्स बनाते हैं, उसमें ऑर्गन्स का सारा चेक करते हैं कि इस पे क्या चेंजिंग थी, इस पे क्या इफेक्ट आया है, वो प्रॉपर तरीके से हम इसको करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये बताएं कि आपकी ये रिसर्च कब तक जो है वो चलेगी, कितना अरसा, ताकि ये ना हो कि लोग जो वीडियो काफी अरसे बाद देखें वो भी हमें जो है वो मतलब रिसर्च डॉक्टर साहब बेसिकली दूसरा यासिर भाई, रिसर्च जो होती है ना, डॉक्टर जो होता है ना उसकी रिसर्च चलती रहती है। वो बेशक MBBS साइड पे हो, अगर वो स्पेशलाइजेशन जाता है तो उसकी रिसर्च चलती रहती है। अगर हमारे साइड पे हो, MPhil बेस है या हमने PhD आगे नेक्स्ट करनी है, तो हमारी रिसर्च थ्रू आउट चलती रहती है। जी जी, बिल्कुल सही हो गया। और इस पे नेक्स्ट जो हमारी आगे नेक्स्ट तरीका आएगा वो आएगा सैम्पलिंग से टेस्टिंग। जी जी, कि टेस्टिंग किस तरह की जाती है, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, कि ऐसे तो नहीं है कि हम सैंपल लेके चेक कर लेंगे चलो जी जी। तो वो टेस्टिंग जो होगी यासिर भाई वो इस तरह होगा। जी जी, आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, वो टेस्टिंग जो होगी यासिर भाई वो इस तरह होगा कि हम उसके PCR कर सकते हैं। मेथड जो PCR, इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो मतलब अनफेमिलियर बंदे हैं उनको इसे बताना लाजमी है। जी जी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये हर लैब में मौजूद होता है, जो अच्छी सी लैब्स होती हैं। और ये चंद में 3-4 लैब हैं जिसमें PCR है। जी जी, तो ये वैसे ह्यूमन साइड पे PCR ज़्यादा करते हैं। ये है ड्रॉबैक भी हमारी साइड पे कि वो परिंदों का आप सैंपल लेकर जाएंगे, वो कहेंगे जी हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है। लेकिन हमारे पास एज अ रिसर्च, मेरे पास एज अ रिसर्चर मेरे पास उसकी किटें भी हैं, क्योंकि उसका प्राइमर्स होते हैं, उसका वो काफ़ी ज़्यादा उसका ना लंबा चौड़ा काम होता है, वो आम काम नहीं होता।
तो वो उस पर PCR टेस्ट लगा सकते हैं आप, जी, CFT होता है वो लगा सकते हैं आप। जो जी, ऑथेंटिक जो बेसिकली जिस पे हम रिलाई करते हैं जी, वो जी, PCR ही होता है, ठीक है। जिसके थ्रू ये पता चलता है कि ये इसकी स्ट्रेन है, ये क्लेमीडिया सिटासी है, तो ये इसकी ये स्ट्रेन है, ये इस पे मसलन कि ये इफेक्ट किया है, जी, बिल्कुल। एग्जैक्ट उसका जो है ना ऐसे पता चलता है। सही है। इसकी ये टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के बाद इसका जो हम मसलन कि अगर फर्स्ट किया कहीं आउटब्रेक हो रही है या कहीं चल रहा है तो हम एंटीबायोटिक रिकमेंड करते हैं बेसिकली खास तौर पे इसके। और इसके लिए जो खास इसकी एंटीबायोटिक है जो इस पे इफेक्ट करती है जी, वो जी। टेट्रासाइक्लिन में आती है। ठीक है, मतलब जिस तरह टाइलोफर्सन एक हाँ, मेडिसिन आ रही हाँ, है। ये मसलन कि स्पेसिफिक एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जी, इसको जी। कहते हैं, जी, जी, तो ये टेट्रासाइक्लिन की आता है ग्रुप में ना। सही है। तो ये इस पे इफेक्टिव है, ये ठीक मसलन है। कि लिटरेचर में भी ये लिखी हुई है और हम भी यही इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा और जो है एंटीबायोटिक जो है ना वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी कि ये इफेक्टिव है। सही। बाकी इसकी और चीज़ें जो आती हैं हाइजीनिंग में, ये है कि आप जो बर्ड आपको सस्पेक्ट लग रहा है उसको आप साइड पे करें, उसको बेहतर है आप उसकी टेस्टिंग करवाएं, उसको आप लैब में भेज दें। तो दूसरे बर्ड से आप उसको अलग करें, उसको क्वारंटाइन करें, क्वारंटाइन जी, उसको 14 डेज 15 डेज उसको क्वारंटाइन करें, उसको ऑब्जर्व करें। अगर वो फुली रिकवर हो जाता है फिर भी उसको आप फौरन उसको हाँ जी। अंदर फ्लॉक के अंदर एडजस्ट ना करें, जी, बिल्कुल। क्योंकि वो ये मसला करेगा कि उसको वो इफेक्टिव है, उस पर हाँ इन्फेक्शन जी। वो काज की हुई है उस पैथोजन ने, वो उसको जब आप अंदर डालेंगे दूसरे बर्ड्स को ये इफेक्ट कर जाएगा। जिस तरह कोरोना में हमें तकरीबन 1 मंथ या 2 मंथ सेपरेट रहना हाँ, चाहिए। क्वारंटाइन वो पीरियड होता है, इनके जी, लिए जी। क्वारंटाइन पीरियड होता है। जी, जी। तो ये बेसिकली ये इसका जो मेरा काम है एज जी, ए जी। रिसर्चर वो यही है, क्लेमिडिया सिटासाई बैक्टीरिया भी है सारा है। 1 to R और इस पे काम कर रहा हूँ। जी। बाकी इंशाल्लाह आपकी काविश जी, है। इंशाल्लाह हम इस तरह डॉक्टर साहब से और भी डिस्कशंस करेंगे, क्योंकि हम एक तो ये रिसर्च कर रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों पे ना डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, पास बैठाएंगे और बातें करेंगे और उस पर ज़रा हम सैम्पलिंग भी करेंगे और आप लोगों को इन्फॉर्म भी करेंगे कि रिजल्ट्स क्या आए, क्योंकि हमने पहले जो सैम्पलिंग की थी उसमें थोड़ा सा हमारे साथ मिसहैप हुआ था कि हमारे जो एग्स थे वो ख़राब हो गए थे। लेकिन इस दफ़ा हमने ये सोचा है कि एग्स के साथ साथ हम दूसरे तरीके से भी चेक करेंगे और इस एग्स के थ्रू भी चेक करेंगे, तो देखते हैं मामला किधर जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और डॉक्टर साहब भी मौजूद होंगे। तो इंशाल्लाह आपसे बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।